गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें? ओके। सो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है हेल्थ इन्फॉर्मेशन। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन से क्या समझते हो तुम लोग? क्या होता है हेल्थ इन्फॉर्मेशन? नाम से क्या समझ आ रहा है? सिंपल इंग्लिश क्या बता रही है इसकी? हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या होता है? बोलो। बताओ क्या होता है हेल्थ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन नहीं, सिर्फ हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? कोई भी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है। सिंपल हेल्थ इन्फॉर्मेशन वो हुआ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जानना है तुम्हारी क्लास के अंदर कितने लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, विद इन अ मंथ कितने लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ, पता चला कि 4 लोगों को हुआ, 2 मेल 2 फीमेल। ठीक है, तो ये हमें डेटा मिला। इस डेटा से मैंने ये जानने की कोशिश करी, ये सिर्फ डेटा हुआ कि हाँ 2 लोगों को 2 मेल्स को और 2 फीमेल्स को वायरल इन्फेक्शन हुआ। ये हमें डेटा मिला। इस डेटा से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ, कौन इसका प्राइमरी सोर्स था, किससे किसको हुआ, वायरस कौन सा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ हमें ये पता चला कि हाँ 4 लोगों को वायरल हुआ है 100 की क्लास में से। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हुआ। डेटा क्या होता है? एक रॉ चीज़ होती है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इतने लोग हैं बस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम हेल्थ इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं? हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डेटा का कलेक्शन होता है। इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर कलेक्टिंग, उस कलेक्शन के बाद में डेटा को प्रोसेस करना, फिर एनालाइज करना एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किस लिए चाहिए होता है हेल्थ हमें ये जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन? इसके ऊपर तुम्हारे पास में सेंसस पढ़ाया जाएगा, उस पर शॉर्ट नोट आएगा, SRS होगा, उस पर शॉर्ट नोट आएगा, और नीट में भी क्वेश्चन आता है दोनों में, और नोटिफाइबल डिजीज। ठीक है, ये तीनों चारों टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। वाइवा एग्जाम, थ्योरी एग्जाम तो है ही है, नीट के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटलीस्ट इनमें से एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है कि नोटिफाइबल डिजीजेस क्या होती है, कौन सी होती है, नाम बताओ कुछ नोटिफाइबल डिजीजेस के। ये फिक्स वाले क्वेश्चन होता है नीट के अंदर इसके ऊपर। ठीक है, अब जो हमें डेटा मिला, अब हम इस डेटा का क्या यूज़ करते हैं? हम जानना चाह रहे हैं कि ठीक है चलो 4 लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कैसे हुआ, कौन प्राइमरी केस था, कौन सेकेंडरी केस था, हम इसे रोक कैसे सकते हैं कि एक दूसरे से ना फैले। तो हमें क्या काम आया ये डेटा? इट इज़ यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑपरेटिंग हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वायरस के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। जिन लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन हुआ उन्हीं को क्यों हुआ, हम उनके जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। बेटा गेट बंद कर दो। ठीक है, ये है हमारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन की बेसिक डेफिनेशन। बस अब गेट बंद कर दो, अब नहीं आना है। ठीक है, अब इस हेल्थ इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? हमें एक आओ, इससे हमें क्या पता चला? हमें एक रिलायबल अप टू डेट डेटा मिला और टाइमली डेटा मिला, ताकि हम आगे का प्रोसेस चालू कर सके। कोई भी अगर अपन को गवर्नमेंट को किसी भी तरह का प्रोग्राम चलाना है, तो ऐसा तो होता नहीं कि चलो भाई इस गांव में 4 टीबी के केसेस हैं, अपन टीबी का प्रोग्राम चालू कर देते हैं पूरे इंडिया के अंदर, पैन इंडिया। ऐसा उठ के मुंह उठा के वो लोग चालू करते नहीं। ठीक है, पूरा डेटा मांगा जाता है कि क्या हो रहा है टीबी को लेकर के, कितने केसेस हैं, कितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं टीबी का, कितनों को ठीक हो रहा है, हमें क्या करने की ज़रूरत है और टीबी के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम कोई भी प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं। जैसे कोविड वैक्सीनेशन या कोविड के लिए अपन ने करा था, तो ठीक है वो ऑल ऑफ अ सडन हुआ, पर हमने बहुत सारी डिटेल्स पहले ली कि हाँ वहाँ से आ रहा है, एयरपोर्ट के थ्रू हमारे पास आ रहा है, सी पोर्ट से हमारे पास में आ रहा है, या उस कंट्री से आ रहा है, तो फिर हमने हमारा ट्रैवल लिमिट किया, या जो आ रहे थे उनको हमने देखा कि उनको क्वारंटाइन करेंगे तो वो दूसरे को नहीं जाएगा। तो इस सब चीज़ों के अंदर हमारे लिए हेल्थ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हेल्थ इन्फॉर्मेशन का? ये हेल्पफुल होती है हर लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, हेल्थ मैनेजर्स, उनके लिए। ठीक है,
जो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ये फर्दर हमारी हेल्थ सर्विसेज को और अच्छा करने के लिए काम में आती है और हमें पीरियोडिक इंटरवल में मिलती जाती है कि ठीक है हम मंथली पता कर रहे हैं, जैसे SRS हुआ वो हमें ईयरली 6 मंथ में हुआ तो हमें हर 6 मंथ में वाइटल इवेंट्स के बारे में पता चलता रहा। ठीक है, हमें हमारी हेल्थ सर्विसेज कैसे काम कर रही है, नहीं बस आउट, हेल्थ सर्विसेज कैसे काम कर रही है हमें इसके बारे में पता चल रहा है कि हाँ हमारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ तो अवेलेबल है, क्या लोग हमारी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने लोग हमारी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरे मशीन है वो वर्किंग है या नहीं, वर्किंग है तो दिन में कितने एक्सरे हो रहे हैं। तो ये सब हमारी हेल्थ सर्विसेज की परफॉर्मेंस के बारे में भी हमें पता लग सकता है इसके अंदर, और फर्दर हम अपना किसी भी डिजीज़ का ट्रेंड क्या चल रहा है ये भी पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब तुम्हारे शॉर्ट नोट वाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि डेटा मैनिपुलेटेड आ सकता है हमारे अंदर। ठीक है, और हमें सिर्फ एक ही जगह की इन्फॉर्मेशन मिली, हमें बाकी जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ जयपुर से मिली राजस्थान की इन्फॉर्मेशन, बाकी सिटीज़ से हमें नहीं मिली। तो हम जयपुर की इन्फॉर्मेशन पे ये नहीं कह सकते हैं ना कि बीकानेर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमें टाइमली रिपोर्टिंग नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें इसके लिमिटेशंस होती हैं। तो मैंने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें बता दिया कि डेटा हमारे पास में कोई भी रॉ चीज़ होती है। ठीक है, 4 लोगों को वायरल हुआ, बस ये हमारे पास डेटा है। वायरल कैसे हुआ उसको हमने कैसे, मतलब उस 4 लोगों के बारे में हमने क्या क्या पता करके हमने इन्फॉर्मेशन निकाली, वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है आउट। ठीक है, तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस होता है। बाद में पूछ सकते हैं कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बस ये पूछा जाता है इसमें से। फिर हमारा जो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक तो अब जैसे ये महात्मा गांधी है, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, इतने अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कोई IPD में है, कोई ICU में है, लेकिन अगर तुम जाके अपना जो हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया हुआ है अगर हम जाके खोल के देखेंगे सॉफ्टवेयर, तो हम डिटेल डाल के देखेंगे कि ये पेशेंट, इसका एज या कोई भी फिक्स जो क्राइटेरिया, मान लो एज क्या है या हस्बैंड नेम, फादर्स नेम, इससे हम आउट। लेट क्यों आए हो? अच्छा, कितने वैन वाले हैं इसमें से? आओ बस, और ये चलो अंदर आ जाओ, छोड़ो, आओ 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 जल्दी आओ। ठीक है, HMIS में हमको मतलब क्या होना चाहिए, HMIS अच्छा तब होगा जब हमें पॉपुलेशन बेस्ड डेटा मिले। ठीक है, फालतू का डेटा ना हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड डेटा हमें मिले। ठीक, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, अब बंद कर दे बेटा गेट। तो HIMS से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पेशेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, हम वो पेशेंट का नाम या एज वगैरह हम फीड करेंगे तो हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। उसका इतनी तारीख को एक्सरे हुआ, इतनी तारीख को उसको ये मेडिसिन चालू हुई है, उसको ये डॉक्टर देख रहा है, हमने फर्दर ये कंसल्टेशन उस पेशेंट से लिया है हमने, तो वो सारी चीज़ें हमें ये HIMS के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये हमारी सहूलियत के लिए है कि हाँ हमें पेशेंट वाइज डेटा आराम से मिल सकता है। गवर्नमेंट और एक्चुअली अपने इंडिया में अभी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ में है, बट बाहर कंट्रीज में क्या होता है, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जो कंट्री का बाहर गेट बंद कर दो बेटा, जो कंट्री का HIMS होता है हर कंट्री का, उस पर आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होती है। आपका पूरा एज, वेट, हाइट, आपने कितनी बारी कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया, आपने क्या क्या मेडिसिन ली है, क्या इन्वेस्टिगेशंस कब कब हुई, ये पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास में HIMS में अवेलेबल होती है। हमें अपने साथ हर बार सारा वो रिपोर्ट्स का पुलिंदा लेकर के घूमने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जैसे SMS में है अवेलेबल, उनका खुद का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है HIMS का, बट अगर हम अपना टाइमली डेटा उस पर अपडेट कराएं तो ही वो हमें अवेलेबल हो सकता है। अपन हर बार जाते हैं तो हर बार अलग अलग अपना IPD नंबर होता है, एक IPD या OPD नंबर, हमें वो संभाल के रखना होता है। तो अगर हम हर बार उसी IPD या OPD नंबर से अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवाएंगे तो हमारे पास में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। पर क्या करते हैं ना, यूजुअली लोग अलग अलग बार हर बार अपना अपना अलग अलग कर देते हैं, तो इस चक्कर में हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता। आउट, बाहर बाहर बाहर। बेटा वैन सबकी लेट होती है क्या तुम लोगों की?
मैं भी वैन से आती थी पहले, मेरे को तो कभी लेट नहीं किया मेरी वैन ने। क्यों? कौन सी वैन, किस में आते हो तुम, किसके साथ में आते हो? ठीक है, मैं पूछ लूँ तो उनसे अगर वैन लेट हुई तो, क्योंकि मैं भी वैन में आती थी बेटा, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। आओ अंदर। तुम सारे इतना ही लेट आते हो क्या? आराम से 9:30 का टाइम टेबल करवा लो तुम बोल के, तब भी लेट आओगे, 10 बजे तक आओगे, क्या ही मतलब है? और है बाहर? हाँ, तो ये हमारा HMIS होता है। ठीक है, अब जाओ बेटा, हो गया, आप सबका हो गया, अब बस बाहर। कोई बात नहीं, वैन लेट है तो जाके प्रिंसिपल सर को बोलो, जाओ जाओ, वो बोलेंगे, कंप्लेन करेंगे अच्छे से वहाँ पे वैन वाले को, जाओ। चलो, अब कंपोनेंट्स क्या होता है HIM। बेटा नहीं अलाउ है, 9:15 हो चुके हैं, 9 बजे की क्लास है, मैं नहीं अलाउ करूँगी, कर दिया ऑलरेडी। अब जाओ, नहीं सॉरी से कुछ नहीं होगा, आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, आप बाहर चले जाओ। ठीक है, तो HMIS के कंपोनेंट क्या होंगे? डेमोग्राफी डेटा, कि कितनी बर्थ हुई है, कितनी डेथ हुई है, ये डेमोग्राफी डेटा होता है हमारा। वाइटल इवेंट्स हमारे, कितनी मैरिजेस हुई है, ये सारा, मतलब सेक्स रेशियो क्या चल रहा है हमारा, पॉपुलेशन में एज बेस रेशियो क्या चल रहा है, ये हमारा डेमोग्राफी और वाइटल इवेंट्स आ गया। हेल्थ इन्फॉर्मेशन हमें एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स पता चल रही होती है, क्या कितना पॉपुलेशन चल रहा होता है, वो हमें पता चल सकता है। हेल्थ स्टेटस, कितनी मॉर्बिडिटी हुई, मतलब डेथ कितनी हुई, सॉरी डिजीजेस कितनी हुई, मोर्टेलिटी मतलब डेथ कितनी हुई, डिसेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हम हेल्थ स्टेटस पता कर सकते हैं। हेल्थ रिसोर्सेज के बारे में, कि कहाँ कहाँ कितने हॉस्पिटल है, जयपुर में कितने हॉस्पिटल है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे कितना कितना मैन पावर है, किस किस चीज़ का, ये सारा का सारा हमारे HIMS में अवेलेबल होता है। कितना यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन हो रहा है सर्विसेज का, मतलब कितने लोग आ रहे हैं सर्विसेज अवेल करने के लिए, कितने डेथ हुई, कितने लामा हुए, सब कुछ हमारे इस HIMS के ऊपर अवेलेबल होता है। ये ऑल इन ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपको सिर्फ 1 क्लिक में हर चीज़ अवेलेबल होती है, अगर ये अच्छे से मैनेज किया जाए तो। इसीलिए HIMS बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम आगे जब वर्क करने लगेंगे तो हमारे लिए ये बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि जब तक तुम लोग आओगे तो आई गेस ये बहुत डेवलप हो चुका होगा कंपैरेटिवली, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो ऑफ कोर्स ये बहुत डेवलप है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंडाइसिस, आउटकम क्या रहा मेडिकल सर्विसेज का, दूसरा फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, मतलब हमने कितना पैसा लगाया, हमारे पास कितना आया, साथ में हमने कहाँ कहाँ पे पैसा हमारा लॉस हुआ, किस चीज़ में हमने सर्विस चालू करी, कौन सी सर्विसेज सक्सेसफुल नहीं रही ज़्यादा, ये सारा इसका कंपोनेंट होता है। अब यूज़ में ऑलरेडी तो मैं बता ही चुकी हूँ कि हेल्थ स्टेटस को पता करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स है उनको क्वांटिफाई करने में, लोगों की क्या नीड है हेल्थ रिलेटेड, वो पता करने के काम आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, फिर जयपुर का कंपैरिजन कर लिया, जयपुर का हमने मुंबई से कंपैरिजन कर लिया, इंडिया का हमने अमेरिका से कंपैरिजन कर लिया, ये सब हम जो HIMS से डेटा मिल रहा है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। फिर हमारा कोई भी नया प्रोग्राम चालू करना है, ये जो ऑलरेडी चल रहा है वो इफ़ेक्टिवली चले हमारे पास में, तो इसकी प्लानिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को बेटर करने के लिए हमारे पास में HIMS का डेटा काम आता है। फिर मैं तुम्हें यूजेस बता ही चुकी हूँ, वही सब सिंपल यूजेस है इसके, कुछ अलग नहीं है। अब मेन चीज़ पे आता है, सोर्सेज क्या होती है हेल्थ इन्फॉर्मेशन की, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारे मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में इसके ऊपर 1 लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या होते हैं, सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, SRS पे क्वेश्चन आ सकता है, नोटिफाइबल डिजीजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेन इसके अंदर इस पे क्वेश्चन आता है, बाकी थ्योरी के अंदर शॉर्ट नोट आता है और वाइवा में पूछ सकते हैं तुम्हारे पास में। तो हेल्थ इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हुआ, सेंसस हुआ हमारे पास में, वाइटल इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फिर नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जो आवाज़ नहीं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, डिजीजेस के हम इंडिविजुअल रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो, और रिकॉर्ड्स हम लिंक करके रखते हैं, वो रिकॉर्ड लिंकेजेस। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेंसस। अब सेंसस क्या होता है, हम डेफिनेशन जो यूनाइटेड नेशंस ने बताई है उसके हिसाब से बात करें तो ये टोटल प्रोसेस है किसका, कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड पब्लिशिंग,
कौन सा डेटा पब्लिश करते हैं हम? डेमोग्राफिक डेटा, इकोनॉमिकल डेटा, सोशल डेटा पर्टेनिंग एट स्पेसिफाइड टाइम और टाइम्स टू ऑल पर्सन जो उस कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या आया इसके अंदर? डेमोग्राफिक डेटा कि भाई सेक्स रेशियो क्या है वहाँ पे, एज बेस रेशियो क्या है, डेथ कितनी है, बर्थ रेट कितनी हो गई वहाँ पे, उस कंट्री की हमारी जीडीपी कितनी है, ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी चल रही है हमारी, या फिर कौन से सोशल स्टेटा के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये सब चीज़ें हम सेंसस में पता करते हैं। ठीक है, तो वही तुमको पता है सेंसस एक बहुत बड़ा काम होता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 के अंदर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हर 10 साल में होता है, एवरी डेकेड में हम सेंसस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा 2011 में हुआ था, तो उसके हिसाब से अब नेक्स्ट कब होना चाहिए? 2021 में, लेकिन 21 में नहीं हुआ, क्यों? कोविड की वजह से 21 में नहीं हुआ, वो 24 के एंड में शेड्यूल किया गया है वापस से। ठीक है, तो हमने हमारा अभी सेंसस होना बाकी है। दूसरा, ये जो ईयर हम कर रहे हैं, मतलब हमारा 10th ईयर था, फॉर एग्जांपल 2011 की बात करते हैं, तो 2011 के अंदर ये हम हमेशा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर करते हैं, मतलब जो जून जुलाई वाला टाइम होता है सबसे ज़्यादा हम उसी टाइम पे करते हैं। जितने भी हम सर्वेज करते हैं ना, मैक्सिमम हम प्रेफर करते हैं कि हम इसी टाइम पर करें। क्यों? कोई आइडिया कि ये सब सर्वेज हम जून जुलाई में क्यों करते हैं? बताओ, स्कूल में थे ना तुम लोग भी कभी, समर वेकेशन आती थी। ठीक है, यूजुअली इस टाइम पे लोग अपने घरों में मिलते हैं। ठीक है, तो हम सेंसस यूजुअली हम इसी टाइम पर करते हैं, ये जो बीच वाला टाइम होता है तो इस पे करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, हर 10 साल के अंदर हम सेंसस करते हैं। 21 में वो था शेड्यूल, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेंसस होता क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, इसमें जो भी वाइटल इवेंट्स है, मेन चीज़ इसमें इतना याद रखो, वाइटल इवेंट्स क्या हो गए, कितनी भी लाइव बर्थ हुई, इन्फेंट डेथ हुई, मैरिजेस, डिवोर्स, अडॉप्शन, सारे जो इवेंट्स है। हाँ जी प्रकाश, अच्छा इस पर लेने क्या, ठीक है, थैंक यू। तो जितने भी वाइटल इवेंट्स होते हैं इनका हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। हमारा कंट्री ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि जो जितनी भी बर्थ है और डेथ है वो 21 डेज के अंदर रजिस्टर करनी होती है। ठीक है, हम लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ये कैसे बनता है? सबसे पहले हमको 21 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो हॉस्पिटल अपने आप से रजिस्ट्रेशन खुद आगे भेजता है नगर निगम के पास में, वरना हमें अपना बर्थ का नगर निगम, जो भी हमारे एरिया का नगर निगम है, उसमें जाके अपना बर्थ या डेथ या जो भी वाइटल इवेंट हो रहा है, मैरिज हो गया, ये सब हमको रजिस्टर कराना पड़ता है। उससे फिर हमें मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब इशू किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये तुमको पता ही है। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें क्या याद रखना कि विद इन 21 डेज, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, विद इन 21 डेज याद रखना, वाइवा में पूछता है, और नीट या वो एमओ वाले एग्जाम में बेसिकली 1 लाइनर्स आता है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट है। ये SRS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है हमेशा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, SRS का फुल फॉर्म याद रखना है तुमको। दूसरा, ये वही सेंसस की तरह ही होता है, बट डिफरेंस क्या हुआ कि ये होता है हमारा 6 महीने के अंदर। ये है डुअल रजिस्ट्रेशन, डुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें मतलब 2 बारी हम डेटा कलेक्शन करेंगे। एक बारी तो कंटिन्यूस, जो हम जितना भी बर्थ और डेथ वगैरह हो रहा है, जो हम नगर निगम के थ्रू कंटिन्यू हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। फिर हमारे पास के अंदर एक जो इन्वेस्टिगेटर और सुपरवाइजर होता है, वो हर 6 महीने के अंदर अपना खुद का सर्वे करता है कि हमारे पास जो डेटा आया वो सही आया या नहीं आया, कोई मिस तो नहीं हुआ। तो ये हर 6 महीने में हुआ। तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, हमने 2 बारी डेटा कलेक्ट किया, तो ये डुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया हमारे पास के अंदर। एक तो जो कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया वो, और दूसरा जो इन्वेस्टिगेटर ने किया। तो एक ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि ये डुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है SRS। ठीक है, और हमें वही इन सब के बारे में, कितना डेथ हुआ, डेथ में भी अंडर 5, नियोनेट, बर्थ रेट, इन्फेंट डेथ रेट, MMR इससे नहीं पता चलता। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें SRS से पता चलती है, इसलिए SRS बहुत इंपॉर्टेंट है।
शॉर्ट नोट भी आ सकता है एसआरएस के ऊपर, और बाकी नीट और वाइवा के हिसाब से एसआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो क्या होता है ना, WHO ने हमने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन बना के रखा हुआ है। इस हेल्थ रेगुलेशन के हिसाब से हमको क्या करना होता है कि हमने कुछ लिस्ट बना के रखी है सीरियस डिजीजेस की। तो गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है कि अगर हमारे कंट्री या इनफैक्ट जो गांव की छोटी से छोटी सब सेंटर है वहां पर भी अगर उस नोटिफाइड डिजीज का केस आता है तो वहां बैठी हुई ANM, सब सेंटर पे ANM वगैरह होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा को आगे तक पहुंचाए, नोटिफाई करे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज होती है। इसमें मेन तुम एटलीस्ट ये नाम याद रखना, एक तो हमारा पैरालिटिक पोलियो हो गया। पोलियो हम इरेडिकेट करने पर आ चुके हैं, कर दिए हैं। तो अगर केसेस आ रहे हैं तो हमको इसको नोटिफाई करना है। और सीरियस जैसे कॉलेरा हो गया, कॉलेरा के केसेस अगर आ रहे हैं कहीं पर भी आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ डॉक्टर, हमें कॉलेरा का केस रिपोर्ट करना ही करना है, बिकॉज कॉलेरा बहुत सीरियस डिजीज है। ठीक है, और उसके बाद में येलो फीवर हो गया, ये हमारा एक नोटिफाइबल डिजीज के अंदर आता है, हमें हर हालत में येलो फीवर का केस नोटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, प्लेग हो गया, वो नोटिफाई। तो ये कम से कम ये 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेज है, तो इनको तुम्हें एटलीस्ट याद रखना। अगर वाइवा में पूछा जाए तो ये 4 नाम याद रख लेना। पैरालिटिक पोलियो, ठीक है, नॉन पैरालिटिक नहीं, पैरालिटिक पोलियो आएगा। ठीक है, फिर प्लेग, येलो फीवर, कॉलेरा। ठीक है, ये 4 मेन डिजीज, वैसे बहुत लंबी डिजीज है, उसमें शायद 21 या ऐसे कुछ डिजीज आती है, वो तुमको याद होगी नहीं, कम से कम ये 4 डिजीज तुम्हें बतानी होगी, क्योंकि वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नोटिफाइबल डिजीजेस के नाम बताओ। ठीक है, और डिजीज नोटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिजीज या तो बहुत सीरियस इनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या ये हम कंट्रोल कर चुके होते हैं। तो अगर किसी कंट्री में किसी हमारे PHC CHC गाँव में हो रही है तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपने सारे रिसोर्सेज वहाँ पर लगाएं और उस डिजीज को उसी वक्त वहीं रोक दे और वो फैल ना सके। ठीक है, इसीलिए हमें नोटिफाई करना ज़रूरी हुआ, क्योंकि अगर पोलियो का एक केस आया तो तुम्हें पता है पोलियो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक को हुआ दूसरे को होगा, एक सिटी से वो दूसरी सिटी में फैलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम उसी वक्त कन्फाइन करके रखना चाहते होते हैं, तो हम नोटिफाई करते हैं। जैसे कोविड के केसेस आए थे हमारे पास में, तो हमें कोविड के केसेस को नोटिफाई करना था। ठीक है, तो सेम चीज़ वो भी एक नोटिफाइबल डिजीजेस का टाइप हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये नोटिफिकेशन वाला सिस्टम तो बना दिया, बट वही ऑफ कोर्स डेटा हमारे पास में पूरा नहीं आता। बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है कि अगर मेरे गांव में या मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको पोलियो का केस मिल गया गलती से, तो हमको ये रहता है कि अब हमारा काम बढ़ गया काइंड ऑफ, कि हमारे एरिया में पोलियो मिल गया, अब हमको पूरा वहाँ पे बैठ के काम कराना पड़ेगा, हमको कन्फाइन करना पड़ेगा, हमें केस सर्च करना पड़ेगा, हमें टीम्स बना के भेजना पड़ेगा, तो हमारे लिए बेसिकली ये काम बढ़ गया। ठीक है, तो बहुत सारे ये बहुत घटिया हम लोग की आदत होती है कि हम अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। केस आया, हमने रिपोर्ट ही नहीं किया, हमारे पास पैरालिटिक पोलियो करके आया, हमने उसे किसी और नाम से रिपोर्ट कर दिया, या फिर हमने कुछ और डायग्नोसिस हमने उसका पोलियो दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, फिर उसके सीरियस हमें बाद में कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। तो एक तो हमारे पास में अंडर रिपोर्टिंग होती है, दूसरा जो नोटिफिकेशन होता है, हम बहुत सारे सब क्लिनिकल केस, जैसे हमारे पास में रूबेला हो गया, बहुत सारे सब क्लिनिकल केसेस होते हैं उसके अंदर, और हमें तो पता चलता है सिर्फ क्लिनिकल केसेस जो सिम्टम्स के साथ में हमारे पास में आए, तो हमने तो सिर्फ उन केसेस को रिपोर्ट कर दिया, हमारे सब क्लिनिकल केसेस का क्या हुआ, वो रह गए। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई कि हमें सिर्फ जो आइसबर्ग का टिप है हमें सिर्फ वही मिला। ठीक है, तो हम इस चक्कर में ये हमारे लिए एक लिमिटेशन हो गई इसके लिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज का लिमिटेशन हुआ। फिर दूसरा आता है जो मैंने बताया था, हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स। अब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि हमको वही अपना हर पेशेंट का क्या क्या डिजीज आया हम लोग को हर बार
मंथली या फिर वीकली, कुछ डिजीज़ की वीकली रिपोर्ट जाती है, कुछ की मंथली रिपोर्ट हमें गवर्नमेंट को बना के भेजनी होती है कि हमारे पास स्किन डिजीज़ का ये केस आया, ठीक है, हमारे पास इसमें से इतना लेप्रेसी का हमें लगा कि ये पैचेस लेप्रेसी वाले पैचेस हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कफ वाले केसेस आए तो इनमें हमने देखा कि हाँ टीबी पॉजिटिव है, तो ये सब हमें डिजीज़ का लिस्ट बना करके गवर्नमेंट को भेजना होता है, ठीक है। तो ये हमारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये भी हमारे लिए हेल्थ इन्फॉर्मेशन का सोर्स हुआ कि हमें पता लग गया कि हाँ इस एरिया के इस हॉस्पिटल से इतना मरीज आ रहा है पोलियो का, ठीक है। तो पर हमको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, तो बट उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, सिंपल वही, वो भी सिर्फ हमें टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहा है। हॉस्पिटल कौन आएगा, जिनको सिम्टम डेवलप हो गया वही हॉस्पिटल आएगा, ठीक है। तो हमें अंडर रिपोर्टिंग मिली। दूसरा, हमारा जो एडमिशन पॉलिसी है वो हर हॉस्पिटल की अलग अलग हो सकती है। कोई लोग कफ को सिर्फ मेडिसिन दे करके भेज देंगे, हम नहीं करेंगे टीबी का उस पर टेस्ट। कुछ हॉस्पिटल का पॉलिसी होगा नहीं, अगर कफ लेकर आया तो हम टीबी का स्पूटम एग्जामिनेशन करके देखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा एडमिशन रेट भी चेंज होता रहता है। दूसरा, जो पॉपुलेशन, अब अगर मान लो कि हमारा हॉस्पिटल यहाँ सिटी का हॉस्पिटल है, ठीक है, एक सिटी का हॉस्पिटल है और एक तो मान लो किसी पेरीफेरी गांव का हॉस्पिटल है, ठीक है, या स्लम एरिया का हॉस्पिटल है। तो हमारे पास में कोई भी डिजीज़, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीज़ कोई भी हुआ तो उसका केसेस हमारे पास में स्लम एरिया में ज़्यादा हमको मिलेगा, तो वहाँ से हमारे पास में ज़्यादा केसेस का नंबर आएगा। और जो सिटी में केस है, पॉश एरिया में केस है, अर्बन एरिया में जो हॉस्पिटल है वहाँ से हमें कम केसेस आएंगे। तो हमें लगेगा नहीं हमारे पास में केसेस नहीं है, हमारे वो डिजीज़ नहीं है। बट वही चीज़ हुआ कि कौन सा पॉपुलेशन को हॉस्पिटल सर्व कर रहा है उसके ऊपर भी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स डिपेंड करेंगे। अगर वो ऐसे एरिया को सर्व कर रहा है जहाँ कोई डिजीज़ बहुत कॉमन है, कोई माइनर्स को सर्व करने वाला हॉस्पिटल हुआ, ईएसआई हॉस्पिटल जैसे कि, तो वहाँ पे हमें सिलिकोसिस के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें लगेगा कि ओके इस एरिया में तो सिलिकोसिस बहुत कॉमन है, बल्कि वो ईएसआई हॉस्पिटल है, वहाँ पे माइनर्स बहुत सारे आते हैं, तो इसीलिए हमें सिलिकोसिस ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में थोड़े थोड़े ड्रॉबैक आ जाते हैं इस चीज़ के भी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या क्या हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हमें क्या क्या मिलता है, ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है, पेशेंट का कौन कौन सा एरिया से आ रहा है, वही सेम एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पता चल सकता है। फिर कितने आवाज़ नहीं कितने टाइम से हॉस्पिटल में रह रहा है पेशेंट, हमें वो पता चल सकता है। डायग्नोसिस के बारे में पता चल सकता है किस डिजीज़ का हुआ, उसका एसोसिएशन पता चल सकता है कि हाँ भाई टीबी आया तो वो स्मोकर भी था साथ में, तो शायद या फिर एड्स का पेशेंट आया तो हो सकता है उसने नीडल शेयरिंग करी हो, ऐसा कुछ करके आया हो, ठीक है। फिर डिजीज़ कब चालू हुई और आया कब, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। फिर वही सोशल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और हॉस्पिटल केयर की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से हमें पता लग सकता है। फिर दूसरा होता है हमारा डिजीज़ रजिस्टर। इस रजिस्टर में क्या होता है कि हर हॉस्पिटल के पास में आपका एक, वही जो मैंने बताया हर हॉस्पिटल अपना डेटा भेजता है, वैसे ही हम एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं जो कि परमानेंट रिकॉर्ड होता है हमारे पास में किसी भी डिजीज़ का, कि उसमें कितनी बार हमारे पास में केसेस आए, उन केसेस का क्या हुआ, क्या रिकवर कर गए, क्या रिलैप्स हो गए, सर्वाइव किए कि डेथ हुई उन लोगों की, ठीक है। ये हम अपने पास में मेंटेन करके रखते हैं कि क्या ड्यूरेशन ऑफ इलनेस थी, केस फैटेलिटी, ये सब हमें डिजीज़ रजिस्टर में पता होता है। मेनली ये तुम्हारे शॉर्ट नोट में काम आएगा कि सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होता है, उसमें तुम्हें डिजीज़ रजिस्टर के बारे में भी लिखना होगा, ठीक है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स और लिंकेज के बारे में भी लिखना होगा। तो इसलिए तुम्हें ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मेन तो इस चैप्टर में देखो सेंसस, एसआरएस और नोटिफाइबल डिजीजेज ही है, वो तुमसे हर जगह पूछी जाएगी। फिर जो मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज है उसमें क्या हुआ, हर इंसान का अलग अलग डेटा को हम रिकॉर्ड करके कंपाइल करके रखते हैं, ठीक है, वो हमारा लिंकेज हुआ। इससे हमें पता लग सकता है कि हाँ ठीक है इस ग्रुप के एरिया को डिजीज़ ज़्यादा हुई या उस कॉलोनी के लोगों को डिजीज़ ज़्यादा हुई क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी तरह का पोल्यूशन ज़्यादा था, तो इसीलिए उनको लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हुए। तो जो हमारे पास में अलग अलग रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं उन सबको हम जब लिंक करके देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये डिजीज़ ज़्यादा कॉमन इस एरिया में आ रही है या इन लोगों में मिल रही है। ये हमारा होता है जो हमारे अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं उसका लिंकेज।
ठीक है, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस है नेक्स्ट। ये हमें पता करता है कि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो एपिडेमिक होती है, किसी एक एरिया में आई और एकदम से केसेस आए फिर कम हो गई, ठीक है। किसी एरिया में वो एंडेमिक हुआ, मलेरिया हो गया जैसे, तो वहाँ अफ्रीका वगैरह में तो वो एंडेमिक है, वहाँ हमेशा केसेस पाए जाते हैं। और अगर हम अपने इंडिया के किसी जगह की बात करें, फॉर एग्जांपल जयपुर की बात करें, वहाँ पे अगर 10 केसेस आ गए तो वो हमारे लिए एपिडेमिक हो गया, क्योंकि हमारे पास यूजुअली केसेस मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस भी हमें एक तरीके की हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये यूजुअली जो हमारी एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस होते हैं, हमें एज अ प्रोग्राम का पार्ट हम उसको करके रखते हैं कि कितना हमने टीबी के मेडिसिन लोगों को दी, कितने लोगों ने उसको पूरा किया, कितने लोगों ने हमारा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करा। ये हमें एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस यूजुअली हम किसी डिजीज के लिए करते हैं, तो ये डिजीज बेस होता है, ठीक है। बाकी दूसरे रिकॉर्ड सर्विसेज क्या होती है, जो हमारे नीचे वाले सेंटर्स, हमारे सब सेंटर्स हो गए, पॉलीक्लिनिक, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो गए, हमारे एमसीएच सेंटर्स हैं, ठीक है। स्कूल से जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, वो हमारे डायबिटिक क्लिनिक वगैरह से जो अलग अलग सेटअप होते हैं, वहाँ से जो डेटा मिलता है, ये भी सब हमारा हेल्थ सर्विसेज का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एनवायरमेंट हेल्थ डेटा में मैंने बताया है कि इससे हमें उनको पता लग सकता है कितना एयर पोल्यूशन, कितना वाटर पोल्यूशन है एरिया में, कितना हमको फूड एडिटिव्स कितना ज़्यादा मिल रहा है इस एरिया की शॉप्स के अंदर, ठीक है। कोई इंडस्ट्री एरिया में घर है तो वहाँ पे हवा में कितना टॉक्सिन्स, कौन कौन से टॉक्सिक्स अवेलेबल है, ये सारा हमें एनवायरमेंट हेल्थ डेटा होता है। हेल्थ मैन पावर स्टैटिस्टिक्स, वही सिंपल, कितने डॉक्टर्स हैं, कौन कौन सी एज सेक्स के हैं, कितने फार्मासिस्ट कितने हैं, नर्सेज कितने हैं, डेंटिस्ट कितने हैं, मेडिकल टेक्नीशियन कितना है, नाम से पता चल रहा है मैन पावर की स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा इंफॉर्मेशन मिलता है इससे हमें, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। आवाज़ नहीं, हाँ, दूसरा हमारे ये हेल्थ पॉपुलेशन सर्वेज भी क्या होता है, वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जैसे तुम लोग सेंसस चल रहा है अलग से, तुम लोग फैमिली अडॉप्शन के लिए जा रहे हो अलग से, ठीक है। तो ऐसे पॉपुलेशन सर्वेज चलते रहते हैं अलग अलग बहुत सारे। तो ये हमारा जो मेन डेटा होता है ना, उसको सप्लीमेंट करने का काम आता है पॉपुलेशन सर्वेज जो अलग से हो रहे होते हैं। इसमें ज़्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ये वही हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल सकता है हमें, किसी भी डिजीज़ के क्या फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स है, उसके बारे में पता चल सकता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है हेल्थ सर्विसेज का, कितना यूज़ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में पता चल सकता है इसके अंदर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है तुम्हारे लिए। मैं